everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel Ignu E-Pathshala. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे MCO 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको MCO 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में शेयर कर दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट्स। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न आई होप आप सभी लोग को पता होगा। जो पहली बार पेपर दे रहे हैं उनको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आपकी एग्जामिनेशन में आपको जो पैटर्न देखने को मिलता है जनरली वो यही रहता है कि आपको शॉर्ट नोट्स दिए जाते हैं, इसके साथ आपके पेपर में डिफरेंसेस भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंसेस अलग से नहीं पूछे गए तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछ लिए जाएंगे। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोट्स आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है यूनिट नंबर 4 से। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 2 से। नेक्स्ट है हमारा स्क्यूनेस ऑफ डेटा, ये पूछा गया है यूनिट नंबर 9 से। नेक्स्ट है हमारा टैबुलेशन ऑफ डेटा, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिसर्च डिज़ाइन, ये पूछा गया है यूनिट नंबर 2 से। और रिसर्च डिज़ाइन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी स्किप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 13 से। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक, ये आपका आया है यूनिट नंबर 1 से। नेक्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 2 से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल फैलेसीज, ये क्वेश्चन आया है आपका यूनिट नंबर 18 से। नेक्स्ट है हमारा पायलट स्टडी एंड प्री टेस्टिंग, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 2 से। नेक्स्ट है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, हाइपोथेसिस का टॉपिक है ये आपका, ये आया है यूनिट नंबर 15 से। नेक्स्ट हमारा येट्स करेक्शन, ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 18 से, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट नोट्स में अक्सर देखने को मिल जाएगा, येट्स करेक्शन पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 15 से। और लास्ट इसमें हमारा पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन, ये भी यूनिट 15 से पूछा गया है। ठीक है, अब जो आपका हाइपोथेसिस टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको वहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, पॉइंट एस्टिमेशन क्या है, इंटरवल एस्टिमेशन क्या है, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, सब टॉपिक्स आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूँगी जो क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ उनसे रिलेटेड ही आपको वीडियोज़ भी मैं दे दूँ। ठीक है, अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे पास ये मैसेज आता था कि मैम आपने कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं, कौन से नहीं कवर किए हैं, ये यूनिट पढ़ाई है नहीं पढ़ाई है, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो थोड़ा सा मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है एंड आई होप आपको ये अच्छा भी लगेगा। एग्जामिनेशन टाइम पे आपको ये बहुत ही फ़ायदा देगा, आपको उस टाइम पर वीडियोस को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ, ऑलरेडी मैंने उसका लिंक शेयर किया हुआ है, बट फिर भी जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता है उनको यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। तो जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी गूगल शीट है जिसको ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है डू ज्वाइन इट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे उन वीडियोस के जो कि मैंने डिस्कस की हुई है आपके सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो अगर आपको देखना है MCO 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, सो यू कैन ईजिली सी इट। देन MCO 3 में, MCO 4, MCO 5, MCO 6 एंड MCO 7। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमने अभी तक डिस्कस किए हुए हैं और मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड भी कर दूँ। ठीक है,
सो आई होप जो शीट मैंने भी आपको दिखाई इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस को अपलोड करती जाऊंगी मैं उसमें अपडेट भी कर दूंगी। ठीक है, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लीजिए। जिनको नहीं पता है टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका इग्नू स्क्वाड। ठीक है, अराउंड इसमें 3.6K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है डू ज्वाइन इट, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और यहाँ पर मैंने आपको इसका हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, आप एक बार इसकी हिंदी ज़रूर चेक कर लीजिए क्योंकि मैंने गूगल ट्रांसलेशन यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंसेस। तो पहला डिफरेंस आपका सेंसस और सैम्पलिंग के बीच में, तो ये पूछा गया है आपसे यूनिट नंबर 4 से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेटेड इंडेक्स एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर के बीच में डिफरेंस, तो ये आपका यूनिट नंबर 12 से है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के बीच में, तो ये आपका यूनिट नंबर 4 से पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बीच में डिफरेंस, ये आपका है यूनिट नंबर 4 से। नेक्स्ट है सर्वे मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ रिसर्च, ये पूछा गया है यूनिट नंबर 1 से। नेक्स्ट है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बीच में डिफरेंस, तो ये आपका आया है यूनिट नंबर 10 से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा के बीच में डिफरेंस, ये है आपका यूनिट नंबर 3 से। नेक्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ये पूछा गया है यूनिट नंबर 4 से। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्लस्टर सैम्पलिंग, ये भी यूनिट 4 का ही टॉपिक है। और लास्ट है हमारा कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका है यूनिट नंबर 14 से। ठीक है, अब डिफरेंसेस आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ऑलरेडी मैंने MCO 1 का जितने भी डिफरेंसेस मैंने अपनी PDF प्रोवाइड किए थे आपको सभी दे दिए हैं। ठीक है, प्रॉपर आंसर्स के साथ ही कैसे आपको डिफरेंसेस लिखने हैं इसका भी मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और डिस्कस कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ रिसर्च टू वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिसर्च रेलेवेंट टू बिजनेस रिसर्च, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द रिसर्चर इन इंडिया। तो ये पूछा है आपका यूनिट नंबर 1 से, ये क्वेश्चन अभी आपके एग्जामिनेशन में आया भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द सोर्सेज एंड आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, व्हाट आर द वेरियस पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाउ वुड यू स्पेसिफाई अ रिसर्च प्रॉब्लम, कंसिडरिंग अ प्रॉब्लम व्हिच यू हैव आइडेंटिफाइड फॉर कैरिंग आउट रिसर्च, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस रिलेटिंग देयरबाय। तो ये क्वेश्चन आ गया है यूनिट नंबर 2 से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, कैसे फ्रेम किया जाता है, मैं कोशिश करूँगी आपको इसका आंसर मैं ज़रूर प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में एग्जैक्टली आपको इसमें लिखना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा फॉर द रिसर्च, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 3 से। नेक्स्ट है ड्राफ्ट अ सुटेबल क्वेश्चनएयर फॉर स्टडिंग पैसेंजर सेटिस्फैक्शन ऑन सर्विस ऑफ रेलवेज। तो ये क्वेश्चन भी बेसिकली आपका यूनिट 3 से ही था और ये आपका आई गेस जितना मुझे याद है ये जून 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि क्वेश्चनएयर आपको यहाँ पे ड्राफ्ट करना था। क्वेश्चन इजी था बट क्योंकि नया था तो स्टूडेंट्स को इतना आइडिया नहीं लग पाया इसमें क्या लिखना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी स्लाइड को भी ऐड कर दिया है जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए, रफ आइडिया मिल जाए कि कैसे क्वेश्चन है इसको फ्रेम किया जाता है, ताकि अगर आपके एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आए कोई तो आप उससे फेमिलियर रहें। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग विद एग्जाम्पल ऑफ ईच मेथड, enumerate sampling and non-sampling errors, what are the essentials of a good sample। तो ये पूछा है ये आपका यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और यहाँ पर मैंने आपको इसका हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है ये हमारा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपसे बात कर रही थी। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप कट शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि अब एग्जामिनेशन में आपके पास जो मेन कॉपी मिलनी है वो भी लिमिटेड है। ठीक है, तो आपको अपने आंसर्स को भी लिमिटेड ही रखना होगा।
ठीक है, अभी तक यही हुआ है। अभी जितने भी आपके 2 एग्जाम्स हुए हैं उसमें मैंने यही देखा, स्टूडेंट्स के जो फीडबैक मिले हैं वो यही है कि आपको सप्लीमेंट्री शीट या जिसको आप बी शीट भी कहते हैं वो आपको नहीं प्रोवाइड की जा रही है। तो आपको अपने आंसर्स को भी उस हिसाब से फ्रेम करना होगा कि आप एक कॉपी के अंदर अपनी एक आंसर शीट में सारे आंसर्स लिख सकें। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैनेज करिएगा एग्जामिनेशन में। कैसे लिखना है, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जल्दी ही वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक, इसको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एक रफ आइडिया रहे कि कैसे आपको क्वेश्चन है इसको फ्रेम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल्स, डिस्कस ऑन द टाइप्स ऑफ एरर्स वी कमिट व्हाइल टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। तो ये क्वेश्चन आप सबका पूछा गया यूनिट 15 से। ठीक है, मैंने बताया है कि हाइपोथेसिस टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज रिसर्च रिपोर्ट, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच a result of research inquiry can be presented, give examples for that. Part we had discussed the different stages in preparation of a research report, what are the characteristics of a good report, briefly describe the structure. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 19 से, और ये भी टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स गुड रिपोर्ट की कैसी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए आपकी, रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, क्या स्टेजेस होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी देखने को मिल सकता है और आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकता है, तो आप लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से ही प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्केल्स, ऑल्सो एक्सप्लेन द वेरियस स्केलिंग टेक्निक्स ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट, गिव एग्जाम्पल्स फॉर दैट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट स्केल से या तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा या फिर एटीट्यूड मेजरमेंट से। अब जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ था आपका एग्जामिनेशन में, आई गेस वो दिसंबर का एग्जामिनेशन था, दिसंबर 2020 का, जो आपका फरवरी में हुआ था, उसमें क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा था। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। उसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि एक FMCG प्रोडक्ट कंपनी है, ठीक है, तो यहाँ पर आप एटीट्यूड मेजरमेंट के कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। तो कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली फ्रेम नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आपको इतना भी समझना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 5 से, और मैंने मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स बहुत डिटेल में विद एग्जांपल डिस्कस किया है। तो अगर आप वीडियो को भी देख लेंगे तो भी आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि अगर क्वेश्चंस अलग तरीके से भी फ्रेम होते हैं तो हमें कैसे आंसर्स देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज chi-square टेस्ट, गिव इट्स फॉर्मूला एंड डिस्कस द एप्लीकेशन, एक्सप्लेन chi-square टेस्ट एज अ गुडनेस ऑफ इट, ऑल्सो एक्सप्लेन द कंडीशंस फॉर अप्लाइंग chi-square टेस्ट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 17 से। ठीक है, और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। chi-square टेस्ट से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं आपके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 9 से। ठीक है, रेंज है आपका, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सबके फॉर्मूलेज को ज़रूर याद रखिएगा। जहाँ भी आपको फॉर्मूलेज दिख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में और क्वेश्चन अगर उनसे रिलेटेड आता है तो डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला मेंशन करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मैथ्स बिना फॉर्मूले के अधूरी है, वैसे आपका स्टैटिस्टिक्स भी बिना फॉर्मूले के अधूरा ही है। तो कोई भी डेफिनेशन आप लिखिए, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिखिए तो आप फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च डिजाइन, डिस्कस द फंक्शंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। तो ये आपका पूछा है यूनिट नंबर 2 से, और मैंने बताया है कि रिसर्च डिजाइन टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप इनको ही अगर अच्छे से स्टडी कर लेंगे, अच्छे से रखेंगे याद, तो आपको एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इस PDF से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ वेरिएशन इन डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ डेटा। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर मैंने आपको इसका हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
Discuss the utility of a graphic method of presenting the statistical data. What points should be taken into account in construction of graphs? Also discuss different types of diagrams used to present the data. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 7 से, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्ट बी है डिफाइन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेट द कंडीशंस अंडर व्हिच द बायनॉमियल मॉडल एप्रोप्रिएट। और थर्ड है एक्सप्लेन द प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पूछा गया है यूनिट नंबर 14 से, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है हमारा explain the meaning, need and essentials of interpretation. Describe the precautions that the researcher should take into account while interpreting her or his findings. Next है explain the methods of generalization. तो ये पूछा गया है आपसे यूनिट नंबर 18 से, ठीक है। नेक्स्ट है what is Bayes theorem. Discuss its use in probability with example. Explain any two approaches to determine probability with example of each. तो ये आपका है यूनिट नंबर 13 से, और बेस थ्योरम भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंडेक्स नंबर। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ स्प्लिसिंग एंड डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर। ऑल्सो स्टेट द इश्यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 12 से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन रिसर्च वर्क। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायग्राम्स जनरली यूज्ड इन बिजनेस रिसर्च टू प्रेजेंट द डेटा, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यूनिट नंबर 7 से, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको इसका हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आपका जो दिसंबर 2020 का एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आपके सिलेबस के बाहर थे, ठीक है। आपकी बुक में उनसे रिलेटेड कोई भी कंटेंट नहीं अवेलेबल है। पहले मुझे ये लगा कि हो सकता है मेरे पास रिवाइज्ड एडिशन नहीं है, तो हो सकता है कि आपकी जो अब बुक्स प्रिंट हुई हैं उसमें इन टॉपिक्स को ऐड किया गया होगा, बट वो टॉपिक्स आज भी ऐड नहीं किए गए हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आपका आया था रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी पे, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक आपका यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन क्लस्टर एनालिसिस से, ठीक है। तो ये ऐसे 2-3 टॉपिक्स थे जिनसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे लॉन्ग में, और ये क्वेश्चंस के जो आंसर्स आपको आपकी बुक में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये टॉपिक्स ही आपकी बुक में नहीं गिवन है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। जो चीज़ें आपकी बुक में है, जो कंटेंट है, सिर्फ उस पर फोकस करिए, ठीक है। बाकी मैं ट्राई करूँगी कि रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि हो सकता है कि इस बार इसको शॉर्ट में दे सकें, ठीक है। तो शॉर्ट में आपके पास चॉइस कम रहती है क्वेश्चंस की, तो मैं ट्राई करूँगी कि आपको उस पर्सपेक्टिव से ज़रूर दे दूँ। बाकी जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उनके लिए ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि इनको छोड़ के भी आपके पास इतने टॉपिक्स थे, इतने क्वेश्चन थे जिनको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे एग्जामिनेशन में। जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा उनको ये चीज़ पता होगी, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं ये आपको क्लियर होंगे। कैसे आंसर्स लिखने हैं इसको भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगी, किस तरीके से आपको आंसर्स की फ्रेमिंग करनी है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं उनको ये आइडिया नहीं है, तो उनके लिए ज़रूर मैं एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।